जीएसए फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और हम लोग गुप्त वंश को देख रहे हैं। तो गुप्त काल में कल की कक्षा में आपने गुप्त वंश के विभिन्न शासकों को देखा, उनकी उपलब्धियों को देखा, उनके समय में क्या क्या कार्य हुए उनको देखा, भू राजस्व प्रणाली को देखा और प्रशासनिक एवं पुलिस प्रशासन की शब्दावलियों से आप परिचित हुए। आज आइए हम व्यापार, समाज, धर्म एवं में उस समय के जो स्थापत्य कला थे और उनके साहित्य थे उनको आज देखा जाएगा। तो आज आइए देखते हैं व्यापार। तो गुप्त काल में उज्जैन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त शासक अपनी कार्य संचालन मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से करते थे, इसलिए उज्जैन जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी यानी व्यापारियों का ही एक वर्ग था जिसे श्रेणी कहते थे। श्रेणी चट्टियार, दक्षिण भारत में इसको चेट्टियार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहते थे। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यह एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न आए कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, तो गुप्त राजाओं ने जारी की। प्रश्न यदि ये आया कि सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की, तो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी की। सबसे ज्यादा स्वर्ण की शुद्धता किसके सिक्कों में थी, तो वो कुषाण शासकों के सिक्के में थी। तो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और गुप्त राजाओं के अभिलेख में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया, तो यानी स्वर्ण मुद्रा के लिए दिनार टर्म आता है। और स्थानीय लेन देन के लिए गुप्त राजाओं ने भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। आइए गुप्तकालीन समाज को देखा जाता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जबकि जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति कायस्थ का वर्णन करता है, जबकि जाति के रूप में ओशनम स्मृति में आता है। और यह गुप्तकालीन दोनों रचना है, ध्यान में रखना है इसको आपको। भारतीय समाज में कायस्थ एक जाति होती है जो जिसका मुख्य कारण पेशा लेखन कार्य करना है। और चित्रगुप्त उनके मूल भगवान माने जाते हैं। आइए यहाँ विंध्य के जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। मतलब विंध्य के जंगल, मध्य प्रदेश से जो विंध्याचल का क्षेत्र है, वहां सबर जाति जनजाति है जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि भी देते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, जो भानुगुप्त शासक का अभिलेख है। और कहा जाता है कि यह सती होने का पहला प्रमाण इसी अभिलेख में वर्णित है कि भोजराज नामक एक सैनिक की मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसकी पत्नी को सती करवा दिया गया। तो ये एरन अभिलेख में वर्णित है। और गुप्त काल में वैश्याएं गणिका कहलाती थी और वृद्ध वैश्याओं को कुसमी कहा जाता। गुप्तकालीन धर्म को देखा जाए तो धर्म में देखिए, गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी भागवत धर्म को ये मानते थे, जिन्होंने राजधर्म इसे बनाया था। गरुड़ इनका राज चिन्ह था। गुप्तकालीन वैष्णव धर्म से संबंधित अवशेष देवगढ़ के ललितपुर जिला का दशावतार मंदिर है, जिसमें गुप्तकालीन पुरावशेष यह प्रमाणित करते हैं कि गुप्त शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। और यह बेतवा नदी के तट पर है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है बेतवा नदी के तट पर। गुप्तकालीन स्थापत्य को देखा जाए, यानी आर्किटेक्ट को देखा जाए, तो मंदिर बनाने की स्थापत्य का जन्म गुप्त काल में ही माना जाता है। मतलब मूर्ति तो कुषाण काल में ही बनी थी, सबसे पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी थी, लेकिन मंदिर निर्माण की कला अगर प्रारंभ हुई भारत में तो गुप्त काल में ही देखा जा सकता है इसको। और त्रिमूर्ति की अवधारणा का भी विकास हुआ, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जो त्रिमूर्ति है वो गुप्त काल में ही बनाए गए। और गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया। तो भूमि यज्ञ कार्य के उपरांत ब्राह्मणों को दान में देने की परंपरा अगर देखा जाए तो गुप्त वंश में सर्वाधिक हुई। अब देखिए, गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर एमपी में है, भूमड़ा का शिव मंदिर जो नागौद एमपी में है,
नैना कुठारा का पार्वती मंदिर, यह भी एमपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखिए ललितपुर यूपी में है। और नागौर का शिव मंदिर, यह भी एमपी में है। और भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर यानी यूपी में। तो ये गुप्तकालीन मंदिर है, इसको आप ध्यान में रखिए, 2-4 बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। और यह गुप्त काल से संबंधित है, यही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न ये पूछेगा तिगवा का विष्णु मंदिर किस काल का है, या फिर दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वो देवगढ़ में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर या लक्ष्मण मंदिर कानपुर में जो प्रसिद्ध है वो किस काल का है, तो गुप्त काल का है। तो इसको 2-4 बार देखिए तो आपको ध्यान में आएगा। आइए हम अब गुप्त काल के साहित्य को जानते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास चरमोत्कर्ष पर हुआ था। इस समय बहुत से नाटक एवं संस्कृत साहित्य रचे गए थे। यद्यपि गुप्त काल इसी कारण भारतीय इतिहास में साहित्य के संदर्भ में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। और दूसरा देखिए, संस्कृत गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, यह भी आप जानिए। और पुराणों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। पुराणों की संख्या जैसे आप जानते हैं 18 है, और जिसमें ऐतिहासिक परंपराएं थी। जैसे आप वायु पुराण से गुप्त राजाओं की विभिन्न वंशावलियां इतिहासकारों ने प्राप्त की है, उसी प्रकार मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिए। और स्मृति साहित्य, स्मृति एक्चुअली लॉ बुक होती है, ये मतलब आचार शास्त्र की बुक, सामाजिक नियम की बुक और सामाजिक संबंधों को यह बताता है स्मृति साहित्य। तो अधिकतर स्मृति साहित्य की रचना गुप्त काल में ही मानी जाती है। जैसे देखिए याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। यद्यपि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और ब्रह्मगुप्त महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। न्यूटन के सिद्धांत को उन्होंने पहले ही कल्पना कर लिया था। प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी स्वभाव से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो ग्रेविटेशन है, जो बाद में चलकर न्यूटन के द्वारा स्थापित किया गया इस नियम को, इससे ब्रह्मगुप्त ने ही इसका वर्णन पहले कर चुका था अपने ग्रंथों में। तो अब देखिए इस समय बहुत से नाटक रचे गए। कहा जाता है कि 13 नाटकों का समूह इसी गुप्त काल में रचा गया, जो कि एक महान नाटक के रूप में आते हैं। और विशाख दत्त महान नाटककार माने जाते हैं। अब देखिए देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की। चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कहानी है, जो कि गुप्त शासक हैं। और इसमें दिखाया गया है कि रामगुप्त शकों के भय से अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों के शिविर में भेजते हैं, शक राजा के शिविर में भेजते हैं। लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय वेश बदलकर, मतलब स्त्री के वेश बदलकर शिविर में प्रवेश कर दुश्मनों का संहार कर देता है। इसी चीज को देवी चंद्रगुप्तम नाटक में दिखाया गया है। अब दूसरा देखिए, एक आप इसी में जानते हैं मुद्रा राक्षस है, जिसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त को विरल यानी कुलहीन कहा गया था। यह भी विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। अब अगला नाटक देखिए मृच्छकटिकम। यह भी नाटक है जिसके रचनाकार शूद्रक है। इसका अर्थ होता है मृच्छकटिकम का माटी की खिलौना गाड़ी। इसमें एक गरीब ब्राह्मण और वैश्या के बीच प्रेम संबंधों को दर्शाया गया है नाटक के माध्यम से। कहा जाता है कि उस समय की यह सबसे उत्कृष्ट नाटक की रचना। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे और एक ऐसे खगोलविद थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और इनकी प्रसिद्ध रचना में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतिका है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और आर्यभट्ट का जन्म मतलब पाटलिपुत्र क्षेत्र में ही हुआ था, और यह पटना के करीब तारेगना है, वहां इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान में रखिए। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण सबसे पहले बताए थे। और गुप्त काल में पलकानव ने हस्तस्य आयुर्वेद की रचना की थी। यह पशु चिकित्सा पर बुक है, मतलब देखा जाए तो वेटनरी साइंस के ये जानकार थे, वेटनरी डॉक्टर थे पलकानव। और नवनीतकम है गुप्तकालीन रचना है, जो चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, और यानी मेडिकल साइंस पर ये लिखा गया है नवनीतकम।
और जिसमें नुस्खे, सूत्र एवं उपचार की विधियां दी गई है। तो इस तरह आप गुप्तकालीन साहित्य के बारे में जाने। इसके बाद एक और साहित्य है विष्णुगुप्त के द्वारा, यानी गुप्त काल में ही विष्णुगुप्त के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें देखा जाए तो इसमें नीति युक्त बातें बताई गई है। तो याद ध्यान रखिए, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है, जो कि विश्व में अगर देखा जाए तो बाइबिल के बाद दूसरी पुस्तक है जो जिसकी प्रति सबसे ज्यादा छापी गई थी और सभी भाषाओं में इसका भी अनुवाद किया गया था। अब आइए यहाँ पर गुप्तकालीन चित्रकला को देखा जाए। तो चित्रकला में देखा जाए तो अजंता की चित्रकला, अजंता की गुफा में कुछ चित्रकारी बनी हुई है। उसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें वर्तमान में से 6 गुफा में ही आप चित्रकला का दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है वो मूल रूप से गुप्तकालीन गुफा है। तो गुफा संख्या 16 जो है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बनाया गया है, जो कि काफी प्रशंसनीय है, इसको ध्यान में रखिएगा। और गुफा संख्या 17 जो है यह बुद्ध के जीवन का चित्रण करता है, यानी बुद्ध के जन्म को देखा जा सकता है, बुद्ध के जीवन पर आधारित विभिन्न घटनाओं को देखा जा सकता है कि बुद्ध जब गृह त्यागे थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण को गुफा संख्या 17 में देखी जा सकती है। बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं बौद्ध ग्रंथ में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, चित्र के रूप में अंकित किया गया है। या बुद्ध को जब बुद्ध अपनी ज्ञान प्राप्त किए थे, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, तो ऐसी घटना को गुफा संख्या 7 में आप चित्रकला के माध्यम से देख सकते हैं। और आप जानते होंगे कि अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। अब इसके अलावा देखिए अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे एक और प्रमुख गुफा है जो गुप्तकालीन है और जिसमें बुद्ध से की बहुत सी चीजों को दिखाया गया है, और वो गुफा है बाघ गुफा है जो एमपी के धार जिले में अवस्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार आपने गुप्त वंश के साहित्य एवं में उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया। और फिर अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।